वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है सिंटेक्स का पार्ट 19 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स को सेंटेंस में किस जगह पर यूज किया जाए जिससे कि कोई सिंटेक्स एरर ना हो, सेंटेंस इनकरेक्ट ना हो या फिर सेंटेंस की मीनिंग ना बदले। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल में मैंने आपको बताया है कि एडवर्ब क्या होता है बहुत ही आसान भाषा में और कितने टाइप का होता है। सब कुछ बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में बिल्कुल गहराई से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है सिंटेक्स की पार्ट 18 वीडियो, तो चलिए अब समझिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी सेंटेंस में एडवर्ब्स का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, कहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले रूल की तरफ चलते हैं। पहले रूल में मैंने 2 सेंटेंस लिया है और इस सेंटेंस को आप देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रूल कहना क्या चाहता है। देखिए सेंटेंस लिखा है, रवि हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू विजिट द रेड फोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि ने भी फैसला किया रेड फोर्ट लाल किला देखने का। यानी कुछ लोगों ने फैसला किया था लाल किला देखने का, उसमें से रवि ने भी फैसला कर लिया लाल किला देखने का। ये इसकी मीनिंग हुई। इस सेंटेंस का अर्थ ये हुआ और उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है स्टार लगाकर, उसका मीनिंग देखिए, रवि हैज डिसाइडेड, रवि ने फैसला कर लिया है, टू विजिट देखने का, द रेड फोर्ट आल्सो लाल किला भी। यहां पर यह कहा जा रहा है कि रवि ने लाल किला भी देखने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ ऑल्सो अगर हम रेड फोर्ट के बगल लगा रहे हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जा रही है। उससे किससे? अगर हम ऑल्सो को हमने लगाया है डिसाइड से पहले। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में यह मतलब है कि रवि ने भी फैसला कर लिया है लाल किला देखने का, मतलब कुछ और लोगों ने फैसला किया तो रवि ने भी फैसला कर लिया लाल किला देखने का। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस इसके नीचे लिखा हुआ है स्टार वाला, उसका मतलब यह है कि रवि ने लाल किला भी देखने का फैसला किया है। यानी कि यहां पर सिर्फ रवि ही है और उसने बहुत सारे किले या फिर बहुत सारी जगह देखी, बिल्डिंग्स देखी और उसने फिर लाल किला देखने का भी फैसला कर लिया। तो कहने का मतलब यह है बाबू, ये जो एडवर्ब है ना, इसको उचित जगह पर, प्रॉपर पोजीशन पर, सही जगह पर लिखना जरूरी है, नहीं तो उसका अर्थ यानी सेंटेंस का अर्थ चेंज हो सकता है। आप कहना कुछ चाहते हैं सेंटेंस में और पोजीशन आप सही नहीं रखेंगे एडवर्ब का, तो उसका अर्थ निकल जाएगा कुछ और। ठीक है, तो ये पहला रूल तो यही है कि एडवर्ब का जो पोजीशन है वो सही होना चाहिए। जिस चीज को डिस्क्राइब करे एडवर्ब, जिस शब्द को डिस्क्राइब करे उसके पास उसको लिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? डिसाइडेड, अगर डिसाइडेड को डिस्क्राइब कर रहा है तो डिसाइडेड के पास लिखा जाएगा ऑल्सो, और अगर रेड फोर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर रेड फोर्ट के पास लिखा जाएगा ऑल्सो। तो आप सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं उसके हिसाब से प्रॉपर पोजीशन का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये देखिए, किरण हैज ऑफन प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। किरण ने प्रायः वादा किया है मेरी मदद करने का। ठीक है, प्रायः वादा किया है, तो ये जो ऑफन है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रॉमिस्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रॉमिस्ड को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है स्टार वाला, ये देखिए, किरण हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी ऑफन। किरण ने वादा किया है मेरी प्रायः मदद करने का, मेरी प्रायः मदद करने का। ओके, तो ये जो ऑफन है ये डिस्क्राइब कर रहा है या फिर क्वालिफाई कर रहा है मी को। ठीक है, इसमें यह है किरण ने प्रायः वादा किया है मेरी मदद करने का, और इसमें है किरण हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी ऑफन, किरण ने वादा किया है मेरी मदद प्रायः करने का। ठीक है, तो यहां पर मी को डिस्क्राइब कर रहा है ऑफन जो कि एडवर्ब है, और यहां पर प्रॉमिस्ड को डिस्क्राइब कर रहा है ऑफन जो कि एडवर्ब है। ठीक है, तो सेंटेंस वैसे तो दोनों करेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर वही बताया कि आप कहना क्या चाहते हैं सेंटेंस में, उसके हिसाब से आप एडवर्ब को यूज कीजिएगा। अगर आप प्रॉमिस्ड को डिस्क्राइब करने के लिए ऑफन का यूज कर रहे हैं तो प्रॉमिस्ड के पास लिखिए। अगर आप मी को डिस्क्राइब करने के लिए ऑफन का यूज कर रहे हैं तो ऑफन को मी के पास लिखिए। जिस वर्ड को डिस्क्राइब करना हो उसी के साथ में एडवर्ब का यूज करना चाहिए। ठीक है,
तब सिंटैक्स एरर नहीं आता है। नेक्स्ट जो रूल है बहुत ही आसान रूल है, आपको बहुत चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस है ऑल द क्लर्क्स इन द ऑफिस, यानी कि ऑफिस के सारे क्लर्क वर्क काम करते हैं वेल अच्छी तरीके से, ये है एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो वर्क है मेन वर्ब है, यहां पर एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है वर्क। क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब लिख दिया गया। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है हिज फादर, उसके पिताजी लिव्स रहते हैं देयर, वहां। तो ये जो लिव्स है क्या इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा है? नहीं, तो ये क्या है? ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके तुरंत बाद एडवर्ब लिख दिया गया देयर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये देयर। इसी तरीके से सेंटेंस है ही लिव्स पीसफुली, ही लिव्स वह रहता है पीसफुली शांति से। तो लिव्स ये वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके तुरंत बाद एडवर्ब को लिख दिया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू मेरे लल्ला कि अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो एडवर्ब को इंट्रांजिटिव के तुरंत बाद लिख देते हैं। क्लियर है? एडवर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद लिख देते हैं अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो यानी वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ या प्रिंसिपल वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऐसा है कुछ, जैसे ये सेंटेंस है ही डिड हिज वर्क केयरफुली, उसने किया अपना काम। ठीक है, तो उसने किया, ये क्या है? मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिज वर्क अपना काम, उसने किया अपना काम केयरफुली। तो ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब को लिखा गया केयरफुली, यानी कि सावधानी से। ये है एडवर्ब और ये कहां पर लिखा यूज किया गया? ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया। यानी कि अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस वर्ब का, उस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं एडवर्ब का। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही थ्रू द बॉल कॉशियसली, ही थ्रू यानी कि उसने फेंका द बॉल गेंद को कॉशियसली सावधानी पूर्वक। तो देखिए ही थ्रू क्या हो गया? मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द बॉल, यानी कि थ्रू यहां पर हो गया ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट है द बॉल। तो बॉल के यानी द बॉल के तुरंत बाद हमने यूज किया कॉशियसली जो कि एडवर्ब है। ओके, यानी ट्रांजिटिव वर्ब अगर सेंटेंस में आता है तो उस ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बाद में हम यूज करते हैं एडवर्ब का। बात क्लियर है? चलिए, तो यहां तो ये क्लियर हो गया कि इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो उसके बाद एडवर्ब को लिखेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे एडवर्ब को। क्लियर? अब कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी होगा और प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं वो भी होगा। तब क्या करेंगे? तब एडवर्ब को कहां ले जाएंगे? देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, चौथा रूल यही है कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है और मेन वर्ब भी आ रहा है तब वर्ब को कहां लिखते हैं? ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस ही विल सर्टेनली हेल्प मी, ही सब्जेक्ट है, विल है मेन वर्ब और इसके बाद ये सर्टेनली, इसका मतलब होता है निश्चित ही, ये आ गया बीच में, उसके बाद आया मेन वर्ब, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गया सर्टेनली यानी कि एडवर्ब। ठीक है, ही विल सर्टेनली हेल्प मी, वह निश्चित ही मेरी मदद करेगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स, ही हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, श्योरली ये हो गया एडवर्ब, उसके बाद गेट मेन वर्ब, फिर गुड मार्क्स ऑब्जेक्ट, वह निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करेगा। तो श्योरली कहां पर आया? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेंटेंस है ही डिड नॉट गो, ही हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गो ये मेन वर्ब है और इसके बाद इसके बीच में जो आया है नॉट वो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। पिछली जो वीडियो है उसमें डिटेल में बताया गया है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये दो टाइप के एडवर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो उनको आप डिटेल में आप समझ सकते हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझ में आया? इस फोर्थ वाले रूल में आपको क्या समझ में आया? इसमें सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो तो जो एडवर्ब आएगा वो उन दोनों के बीच में आएगा। हेल्पिंग वर्ब फिर एडवर्ब लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। अगला जो रूल है ध्यान से देखिए, सेंटेंस दिया गया है, फिफ्थ रूल का जो सेंटेंस है
द बॉय वॉज क्वाइट यंग। यहां पर यंग क्या है, यंग है एक एडजेक्टिव और उससे पहले क्वाइट का यूज किया गया है, क्वाइट है एडवर्ब। तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। बात समझ में आ रही? यानी कि कोई एडवर्ब अगर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए तो वो जो एडवर्ब है उन एडजेक्टिव या फिर उन एडवर्ब से पहले आएगा जिनकी वो विशेषता बता रहा है, जिनको वो क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है द बॉय वॉज क्वाइट यंग, लड़का बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल यंग था, नई उम्र का था, बिल्कुल छोटा था। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है करीम वॉज एक्सट्रीमली ब्लैक, करीम अत्यधिक ब्लैक था। तो ब्लैक क्या है, ये है एडजेक्टिव और उससे पहले एक्सट्रीमली का यूज किया गया। एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले आया एडवर्ब। फिर मैं बात दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है तो वो एडवर्ब उस एडजेक्टिव या फिर उस एडवर्ब से पहले आएगा जिनकी वो विशेषता बताता है, जिनको वो क्वालिफाई करता है। फटाफट से अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है, ध्यान से देखिए, सेंटेंस पढ़िए, ही इज बोल्ड एनफ टू बियर इट, वह पर्याप्त बहादुर है, टू बियर इट, यह सहने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी, वह पर्याप्त दयालु है मेरी मदद करने के लिए, टू हेल्प मी। आई रैन फास्ट एनफ, मैं पर्याप्त तेज दौड़ा, टू ओवरटेक हर, उसे पीछे करने के लिए। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, एनफ एनफ एनफ, यानी कि एनफ से रिलेटेड ही कोई रूल है ना। तो ध्यान से देखिए, एनफ हमेशा उस एडजेक्टिव से बाद आएगा जिसको वह क्वालिफाई कर रहा है। बोल्ड एनफ, पर्याप्त बहादुर, पर्याप्त बहादुर, काइंड एनफ, पर्याप्त दयालु, फास्ट एनफ, पर्याप्त तेज। तो जिस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है उसके बाद आएगा एनफ। ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर एडवर्ब भी हो सकता है, यानी जिस एडवर्ब या जिस एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसके बाद एनफ एडवर्ब आएगा। ठीक है, ये जो रूल है आप इससे पहले वाले रूल से रिलेट कर सकते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा था कि अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है तो उससे पहले लिखा जाता है, लेकिन इसमें इसका उल्टा हो गया। इसमें सिर्फ एनफ के बारे में बात कही जा रही है, एनफ के साथ ऐसा नहीं होगा। एनफ को उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब के बाद लिखेंगे जिसकी वह विशेषता बता रहा है। यहाँ पर एनफ बोल्ड की विशेषता बता रहा था, पर्याप्त बहादुर। यहाँ पर एनफ काइंड की विशेषता बता रहा है, पर्याप्त दयालु। और यहाँ पर एनफ फास्ट की विशेषता बता रहा है, पर्याप्त तेज। तो इनको इन वर्ड से, इन एडजेक्टिव से बाद में लिखा गया जिनकी ये विशेषता बता रहा है। तो एनफ के बारे में ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल में दिया गया है ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर और फ्रीक्वेंटली। इनका जो यूज किया जाता है, इनका यूज हमेशा उस वर्ब से पहले किया जाता है जिस वर्ब की ये विशेषता बताते हैं। बात समझ में आ रही है? वैसे जो एडवर्ब है, एडवर्ब को वैसे ज़्यादातर तो वर्ब के बाद में ही यूज करते हैं। इससे पहले वाले जो मैंने सिनारियो बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन खास करके इन एडवर्ब की बात हो रही है। कौन से? ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर और फ्रीक्वेंटली। अगर इनमें से कोई एडवर्ब आता है तो उनको यूज किया जाएगा उस वर्ब से पहले जिनकी ये विशेषता बता रहा है, जिनको क्वालिफाई कर रहा है, जिनको डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। तो स्पीक यानी बोलने की विशेषता बता रहा है, ऑलवेज यानी इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि जो बोलता है तो वो कब बोलता है, हमेशा। जो सच बोलता है हमेशा सच बोलता है। तो स्पीक को डिस्क्राइब किया जा रहा है ऑलवेज के द्वारा, ऑलवेज को स्पीक के पहले लिख दिया गया है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो टेल्स बोलता है, लाई झूठ। तो टेल्स को जो डिस्क्राइब कर रहा है, टेल्स की जो विशेषता बता रहा है वो कर रहा है नेवर। नेवर क्या है? एडवर्ब है जो कि टेल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नेवर को टेल्स से पहले लिखा गया। ठीक है, जिस वर्ब की विशेषता बता रहा है उससे पहले, जिस वर्ब की विशेषता बता रहा है उससे पहले लिखा गया।
ठीक है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस, वह कभी कभार मेरे घर आता है। तो कम्स की विशेषता कौन बता रहा है? सेल्डम। वह जो आता है कैसे आता है, कब आता है? कभी कभार आता है। तो सेल्डम यानी कभी कभार, ये एडवर्ब है जो कम्स की विशेषता बता रहा है, कम्स को क्वालिफाई कर रहा है, कम्स को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए इसको कम्स से पहले लिखा गया। ठीक है, तो बात सिर्फ इन एडवर्ब की हो रही है। ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर और फ्रीक्वेंटली, इनको उस वर्ब से पहले लिखा जाता है जिनकी ये विशेषता बताते हैं। ध्यान से आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी रूल समझ में ना आए, तो आप एक बार दोबारा से बैक करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर कमेंट कीजिए कहीं कोई डाउट रहता है तो। यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एडवर्ब वेरी और मच के यूज में भी हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वो सावधानी क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो वेरी है उसका यूज किया जाता है एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। ओके, वेरी में प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो छिपी हुई होती है, तो इसलिए वेरी का यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ या फिर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, चालाक। ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, उसके साथ वेरी का यूज किया गया है। वह बहुत चालाक है या फिर वह बहुत बुद्धिमान है। ही इज वेरी गुड स्टूडेंट, वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। तो ये जो गुड है ये है पॉजिटिव डिग्री और उसके साथ वेरी का यूज किया गया है। ठीक है, तो एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है वेरी का, और इसके साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी यूज किया जाता है। जैसे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इंटरेस्टिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंटरेस्ट है ना, रुचिकर, उसमें आईएनजी लगा है तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, उससे पहले वेरी का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी वेरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज किया जाता है और साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी वेरी का यूज हम कर सकते हैं। मच की अगर बात करें तो मच का यूज किया जाता है कभी कभार, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के साथ, हमेशा नहीं यूज होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो तो आप एडजेक्टिव की जब तीनों डिग्री में आपको बताऊंगा तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमेशा यूज नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री में कभी कभार यूज किया जाता है मच का, और साथ ही साथ इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि मच में पास्ट पार्टिसिपल का सेंस छिपा हुआ होता है। मोहन इज मच बेटर देन राम, मोहन ज्यादा अच्छा है देन राम, राम से। मोहन राम की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, तो यहां पर देखिए मच का यूज किया गया है बेटर, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सीता। मोर इंटेलिजेंट ये क्या है? ये है कंपैरेटिव डिग्री, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री और द मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर जो मोर इंटेलिजेंट है ये कंपैरेटिव डिग्री है और इससे पहले मच का यूज किया गया है। ठीक है, तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा शी वॉज मच सरप्राइज टू सी दैट, वह अत्यधिक यानी कि बहुत आश्चर्यचकित थी, टू सी दैट वह देखकर, वह उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी। तो सरप्राइज्ड क्या है? ये सरप्राइज्ड है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले मच का यूज किया गया है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। मच का यूज कहाँ कहाँ होता है? मच का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ और इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का यूज होता है। इसके बाद देखिए जो टू होता है, TOO, टू का मतलब होता है ज्यादा या फिर बहुत, लेकिन इसका मतलब होता है जब उचित से अधिक की बात की जाए, ज्यादा या बहुत की, तब हम टू का यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसका यूज हम निगेटिव सेंस में भी करते हैं। निगेटिव सेंस में कैसे करते हैं देखिए, वन बाय वन पहले सेंटेंस दिखाता हूं। सेंटेंस जैसे पहले है, द विंड इज टू कोल्ड, यानी कि हवा बहुत ठंडी है। अब टू कोल्ड का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता से अधिक ठंडी है। टू कोल्ड जरूरत से ज्यादा ठंडी है, तो टू का यूज किया गया है। इसी तरीके से द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है, यानी आवश्यकता से अधिक गर्म है, तो वहां पर फिर टू का यूज किया गया है, आवश्यकता से अधिक गर्म है। ठीक है, लेकिन जो थर्ड सेंटेंस है इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, शी इज टू लेजी टू वर्क हार्ड, वह बहुत लेजी है, सुस्त है
टू वर्क हार्ड, मेहनत करने के लिए, वह मेहनत करने के लिए बहुत सुस्त है। यानी अब यहां पर देखिए निगेटिव सेंस में इसका यूज किया जा रहा है, यानी कि वह इतनी लेजी है कि मेहनत नहीं कर सकती। वह मेहनत करने के लिए बहुत सुस्त है, यानी वह इतनी लेजी है, इतनी सुस्त है कि मेहनत नहीं कर सकती। तो यहां पर जो टू का यूज किया गया है वो वर्क हार्ड के लिए निगेटिव सेंस में यूज किया गया है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमजोर है टू वॉक, चलने के लिए, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। तो यहां पर जो टू का यूज किया गया है वो टू वॉक के लिए निगेटिव सेंस में यूज किया गया है। वह चलने के लिए बहुत कमजोर है, यानी कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, तो टू का यूज इन जगहों पर इस तरीके से किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, वेरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेरी का मतलब सिंपली सिर्फ होता है बहुत, और उसका जो यूज होता है वो एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। एडजेक्टिव को थोड़ा सा उत्कर्ष यानी और ऊंचा उठाने के लिए और ज्यादा दिखाने के लिए। ठीक है, तो वेरी का यूज जहां पर होता है वहां पर टू का यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, दिस फ्लावर इज टू ब्यूटीफुल, यह फूल बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तो कोई फूल आवश्यकता से अधिक खूबसूरत कैसे हो सकता है? कोई भी फूल आवश्यकता से अधिक खूबसूरत हो ही नहीं सकता, तो इसलिए टू का यूज कर ही नहीं सकते। यहां पर वेरी का यूज होना चाहिए, यानी जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल उसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए वेरी का यूज करेंगे। टू का यूज यहां पर इनकरेक्ट है, तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। इसके लिए हम लिखेंगे दिस फ्लावर, यानी कि यह फूल इज है वेरी ब्यूटीफुल, यानी बहुत खूबसूरत या फिर बहुत सुंदर। ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया टू का यूज, और वेरी, टू के सेंस में वेरी का यूज हम नहीं कर सकते, या वेरी के सेंस में टू का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूं। इस तरीके से एडवर्ब के जितने भी रूल्स थे वो मैंने क्लियर करा दिया, कहां पर एडवर्ब का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और धमाकेदार ग्रामर की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।